मैं डॉक्टर फहीमा, मारवाड़ी कॉलेज रांची, इंटरमीडिएट वोमेन सेक्शन। हमारी प्यारी बच्चियों, आदाब। बस आज मैं आप लोगों को रूमानी तहरीक के मुतालिक बताऊंगी। इससे पहले मैंने अलीगढ़ तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक बताया था। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए, ओके। रूमानी तहरीक अलीगढ़ तहरीक की मकसदियत और बेनमकी के खिलाफ एक एहतजाज की शक्ल में सामने आई, जिसे टैगोर की मावराइयत, इकबाल की रवायत शिकनी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अनानियत पसंदी ने इस्तेहकाम अता किया। समझ गई? टैगोर की शायरी में अपने दौर की शायरी और इसकी कदरों और समाजी ज़िंदगी के जमूद से बगावत के वाज़ह आसार मिलते हैं। खुद को मादियत और बेनमकी के हवाले करने के बजाय बगावत करते हैं। यही बगावत रूमानवी है। जज्बात की बगावत अक़लियत परस्ती के ख़िलाफ़ और इंसान की बगावत समाजी जकड़ बंदियों के ख़िलाफ़। समझ गई? इकबाल के यहाँ भी जज्बात और विजदान की अफरात और गलबा इन्हें रूमानवी मुशायरों की सिन्फ में ला खड़ा करता है। इकबाल ने अक्ल और इश्क के लफ्ज़ों से अपने लिए एक जहां नौ तामीर किया, जिसमें जज्बा और विजदान की अहमियत बुनियादी है। इकबाल ने जगह जगह जज्बे और विजदान की हिमायत की है। बेखतर आतिशे नमरूद में कूद पड़ा और पासबान अक्ल का साथ छोड़ देने की बात कही है। इसी तरह अबुल कलाम आज़ाद की अनानियत पसंदी भी दावत तकलीद देती है। समझ गई? टैगोरियत, इकबालियत और अबुल कलामियत के से मुतासिर होकर उर्दू अदब में एक नई तहरीक का आगाज़ हुआ, जो रूमानी तहरीक कहलाई। समझ गई? इन तीनों के नज़रियात से मुतासिर होकर जो नया तहरीक आया, उसे हम रूमानी तहरीक कहते हैं। इस तहरीक से मुतासिर होकर जो अदीब और शायर सामने आए, वो सर सैयद स्कूल की तरह मकसद और इस्लाह के अलमबरदार नहीं थे, और उनके अदब बराए अदब का रुझान था, खुद अपनी ज़ात के इजहार का नाम था। इनके नज़दीक अदब हथियार नहीं, आराइश था। समझ गई? जैसे अदब बराए अदब, अदब बराए ज़िंदगी है ना, कि अदब जब हम हासिल करें कोई चीज़ तो ज़िंदगी में मेरे कारआमद साबित हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इन लोगों का ऐश इशरत का एक ज़रिया बन गया था। इस सिलसिले में सबसे पहला नाम सज्जाद हैदर यलदरम का आता है। महज़न और हुमायूं जैसे रसायल ने भी इस तहरीक के फ़रोग़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सज्जाद हैदर यलदरम ने तुर्की अफसानों का उर्दू में तर्जुमा किया और कुछ तबाज़ात अफसाने भी लिखे, और इन अफसानों के ज़रिए सज्जाद हैदर यलदरम ने उर्दू में रूमानवी तहरीक के एक बाकायदा उसलूब का आगाज़ किया। समझ गई? सज्जाद हैदर यलदरम की नस्र अबुल कलाम आज़ाद की नस्र की तरह खतीबाना रंग वाहंग लिए हुए नहीं है, बल्कि इनकी नस्र में एक अदबी लताफत और शगुफ्तगी है। इनकी लताफत बयान इस कदर नाजुक है कि वो किसी दूसरी तरह का हार मसलन मकसदियत को बर्दाश्त नहीं करती। वो एक खुश मिजाज और जिंदा दिल व हुस्न परस्त नौजवान की तरह हमारी महफिलों में आते हैं। इनकी रूमानियत दिलों को फरहत, ताजगी और इंबसात फराहम करती है। इनकी दुनिया में ताजगी है, शादाबी है, तनव्वुर और रंगा रंगी है, जिसमें ताज़ा हवा की हरारत और सूरज की जगमगाती किरणें और ज़िंदगी की हसीन कौस व क़ज़र नज़र आती है। समझ गई? इनके अफसानों में हमें तख़य्युल की फरावानी और जज्बे की हुक्मरानी मिलती है, जो रूमानियत की मज़हर है। वो अपने वारदात क़ल्बी के इजहार में भारी भरकम अल्फाज और पेचीदा तराकीब इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि लताफत बयानी से अपने अफसानों की दिलकशी में इजाफा करते हैं। उनका फ़िक्र का बुनियादी आहंग मावराई है। वो ख़याली दुनिया की हसीन फ़ज़ाओं में गुम नज़र आते हैं। इनकी नज़रें संगलाख ज़मीन पर नहीं पड़ती। समझ गई? इनके अफसाने इस बात का ऐलान करते हैं कि उन्होंने सर सैयद और शिबली से अलग होकर एक नए जहां की तामीर की है, जो अपनी तख़य्युली दुनिया में मगन रहने ही को पसंद करता है।
رومانی تحریک کے اس رجحان کو سجاد حیدر یلدرم کے بعد خلیقی حجاب، نیاز فتح پوری، مہدی افادی اور سجاد حسین نے آگے بڑھایا۔ خلقی کے مجموعے کا پیش لفظ لکھتے ہوئے اختر شیرانی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ خلیقی کی نگارشات جمیل کا جائزہ لیجیے تو اس پر مغربی رومان نگاری کا واضح اثر ملتا ہے۔ ان کے یہاں اپنے ٹکڑے بکثرت ملیں گے جو کیٹس، شیلے اور ٹیگور کے ترجمے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً ہماری سچی خوشی میں بھی غم کا کچھ نہ کچھ شائبہ ضرور ہے۔ ہم سب سے عمدہ گیت وہ جانتے ہیں جس میں حسرت بھرے خیالات ہوں۔ خلیقی کے کلام میں رومانوی ادیبوں کے ساتھ ساتھ مشرقی انداز بیان کی بھی جھلک ملتی ہے۔ انہوں نے مغربی رومانیت سے اثر قبول کیا ہے، لیکن ان کی روح سراسر مشرقی ہے۔ وہ ایک مشرقی ہی کی طرح ایک نگار خانے کو سجاتے ہیں۔ نیاز فتح پوری کے افسانوں میں بھی ہمیں ایک تخیلی دنیا اور غیر حقیقی زندگی کی تصاویر نظر آتی ہے۔ شاعر کا انجام ہو یا شہاب کی سرگزشت، ہر جگہ ٹیگوریت کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ سمجھ گئی؟ مشکل پسندی مغرب اور مفرس انداز بیان، وقت پسندی ماورائیت کی گہری چھاپ، حسن و بیان کے اظہار میں فلسفیانہ طرز اظہار ان کے افسانوں کی خصوصیات ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مدت تک نیاز فتح پوری نے اردو افسانہ نگاری کو متاثر کیا۔ سمجھ گئے؟ ان کے افسانوں میں واقعات کم ہیں اور ماورائیت زیادہ ہیں۔ افسانوں میں روانی بھی کم ہے، وہ بیان کی لطافت میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ کہانی ہی بھول جاتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں سیدھی سادھی وصل و فراق کی داستانیں ہیں جس میں بیچ بیچ میں فلسفیانہ مباحث سمو دیے گئے ہیں۔ کردار نگاری میں ایک طرح کی ماورائی یکسانیت نظر آتی ہے۔ ان کے کردار زندگی سے قریب نہ ہو کر ایک اجنبی دنیا کے کردار نظر آتے ہیں۔ کرداروں کی اپنی کوئی زبان نہیں، بلکہ ہر کردار کی آواز میں وہ خود بھی بولتے نظر آتے ہیں۔ مکالموں میں فطری بول چال کا انداز نہیں ملتا، ہاں ایک ادبی شان نظر آتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اس طرح سے آج میں نے آپ لوگوں کو رومانی تحریک کے متعلق بتایا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پر باتیں ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیں اور مطالعے پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اوکے، اللہ حافظ۔